Firoz Shah Tughlaq. Today, Firoz Shah led several military campaigns. He pleased the ulama and nobles, so was able to rule smoothly without any rebellion. इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी. उसने उलमास, मुस्लिम प्रीस्ट और नोबल्स को अपने कब्जे में किए हुए था. तो आसानी से उसने राज कर लिया बिना किसी भी रिबेलियन कहते हैं जो आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई नहीं था. he got information about the sultan from 32 page broker which he wrote, and from the work of Shamse Shiraf Afif, who remained in his court with his was his favorite. उसने एक बुक थी जो 32 पेजेस की थी जिसका नाम था शम्से सिराज, जो अफीफ ने लिखी थी. उसके द्वारा उससे ही सारे उसके वारफेयर का पता चलता था. Firoz was the first Muslim ruler to think about the material warfare of the subject. फिरोज एक ऐसा राजा था जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता था. ही बिल्ड शिफा खाना, उसने शिफा खाना बनाया. शिफा खाना हॉस्पिटल कहा जाता है जो पर्शियन लैंग्वेज में कहते हैं. वेयर ऑल सिक पीपल, ट्रेवलर, कॉमन मैन कैन रिसीव ट्रीटमेंट, जिसमें बीमार लोग, ट्रैवलर्स, व्यापारी, जो यात्री और आम आदमी भी वहाँ अपना इलाज करा सकता था. इन दिस बुक Afif stated that Sultan has opened a special department for encouraging the marriages of poor and needy Muslims. उसने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जिसमें उसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की लड़कियों की शादी के लिए रास्ता खोला. He got the structure built by earlier king repaired. उसने स्ट्रक्चर दोबारा से बनवाए और जिन्होंने किंग ने रिपेयर कराए थे वो उसने दोबारा से बनवाए. He founded the city of फिरोजाबाद near Delhi. उसने फिरोजाबाद जो दिल्ली के करीब है वो शहर बसाया. He dug 5 major canals to facilitate irrigation and build more than 300 towns. उसने बहुत सारी नहरें बनाई जिसके सिंचाई में आसानी हो सकती थी और उसने 300 शहर बसाए. He laid around 1200 gardens in and around Delhi, which led to increase the production of grains and fruits. उसने 1200 गार्डन्स बनाए दिल्ली के अंदर और आसपास, जिससे प्रोडक्शन गेहूं का और फलों का प्रोडक्शन बढ़ गया. ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस वर्क्स was done from Sanskrit to Persian. हिंदी रिलीजियस बुक्स का ट्रांसलेशन किया गया था संस्कृत से पर्शियन में. He also carried 2 Ashokan pillars from Meerut and Sopara to Delhi. और 2 अशोकन पिलर भी ले गया था वो मेरठ और सुपारा से दिल्ली में. Wrapping them carefully in silk कॉटन क्लोथ, उसने उसको सिल्क और कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से लपेटा. एंड रिस्टैब्लिश वन ऑफ देम, और उसने अपने पैलेस में लगाया. इन फिरोज शाह कोटला, उसके पैलेस का नेम है फिरोज शाह कोटला. ही ब्रॉट अबाउट 1800 स्लेव्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री and trade them in various type of art and craft. वो 18,000 slaves को अपनी कंट्री से लाया और ट्रेंड किया अलग अलग तरीके की आर्ट और
क्राफ्ट बनाने में। ही डिक्लेयर्ड जजिया, ए स्पेशल टैक्स विच वॉज टू बी पेड ओनली बाय द ब्राह्मण्स। उसने एक टैक्स लगाया जो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही देना पड़ता था, उसको जजिया कहते हैं। ही डिड दिस टू प्लीज द उलमास, ये सिर्फ उसने मुस्लिम प्रीस्ट को खुश करने के लिए किया। आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर वॉज नॉट एबल टू टैकल द रिबेलियंस and the slaves and the nobles, so the empire gradually declined। उसके मरने के बाद उसका सक्सेसर संभाल नहीं पाया रिबेलियंस को और स्लेव्स गुलामों को, नोबल्स को। इस तरह धीरे धीरे उसका एम्पायर या साम्राज्य डिक्लाइन खत्म हो गया। तैमूर इन्वेजन। Taimur was the ruler of Samarkand in Central Asia। तैमूर समरकंद का रूलर था जो सेंट्रल एशिया में है। He invaded northern India in the year 1398। उसने नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया था 1398 में। He brutally plundered the region, destroyed everything that came in a way, carried off man and woman as prisoners and killed people cruelly। उसने बहुत लूटपाट मचाई और जो कुछ रास्ते में आया उसे ख़त्म करता गया, और जो कुछ मैन एंड वुमेन जो भी रास्ते में आए उन्हें उसने बंदी बना लिया, और एंड किल क्रूअली, और बुरी तरह से उनको मार दिया। तैमूर शॉर्टली लेफ्ट दिल्ली, लीविंग इट डीपॉपुलेटेड। कुछ टाइम बाद ही तैमूर ने दिल्ली छोड़ दिया। लीविंग इट और डीपॉपुलेटेड मीन्स वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग चले गए। देयर वॉज चोज एंड मिजरी इन द इंटायर नदर्न इंडिया। अब वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी थी पूरे नदर्न इंडिया में। द दिल्ली सल्तनत which had already been shattered even before Taimur invasion। जो दिल्ली सल्तनत थी वो पहले ही shattered बिखर चुकी थी तैमूर के इन्वेजन से पहले। Further shrank to the capital city with some villages around it। अब वो कैपिटल सिटी के करीब आ गया और जो आसपास के गांव थे उसमें। These who ruled from 1451 to 1526 revived the Delhi Sultanate, but things that had changed by them, and many small and large kingdom was gaining power in other parts of the country। लेकिन इससे लोधीज जो थे उन्होंने रूल किया 1451 to 1526। उन्होंने दिल्ली को बदलना चाहा दिल्ली को, बट थिंग्स हैज चेंज, जब तक चीज़ों में बदलाव हो चुका था। मैं छोटी और बड़ी किंगडम्स अपनी पावर बढ़ा चुकी थी अदर पार्ट और हिस्सों में। दिस इंक्लूड बंगाल, उड़ीसा, मालवा, मेवाड़, बेहमानी एंड असम, जौनपुर, कश्मीर, विजयनगर एंड गुजरात। The sultans were the head of empire। सुल्तान एम्पायर के हेड या सुप्रीम माने जाते थे। He protected his sultanate from external invasion and maintained law and order in the kingdom। वो सल्तनत को बाहरी हमलों से बचाते थे और कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे किंगडम के अंदर। He was the commander in chief of his military and also the chief justice। वो कमांडर इन चीफ भी थे और चीफ जस्टिस भी थे। He was assisted by many officers and ministers। वो
मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की हेल्प से काम करते थे। द वजीर along with his assistant perform the work of looking after the income, expenditure and collection of revenue and all finance in particular। वजीर अपने साथी या हेल्पर्स के साथ इनकम को देखता था, एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो लगान जमा होता था, इन शॉर्ट जितने भी फाइनेंशियल जो वर्क थे वो सब वजीर ही देखता था। ख्वाजा जहान was the wazir during the reign of Muhammad Tughlaq। He was a man of high repute who was granted the charge of looking after the capital when the Sultan went out। खाने जहाँ जब वो बाहर चला जाता था सुल्तान तो सारे काम यही देखता था। खाने जहाँ अ कन्वर्टेड ब्राह्मण, ये इसका नाम था खाने जहाँ जो एक कन्वर्टेड ब्राह्मण था। वॉज द वजीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज तुगलक। उस टाइम ये वजीर था फिरोज तुगलक के टाइम में। द वजीर हैड फुल डोमिनेंस अपॉन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वजीर का पूरी पावर मिलती थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी वॉज लुक्ड बाय आरिज़े मुमालिक एंड हिज असिस्टेंट्स। जो आर्मी को देखता था उसको आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। दे अपॉइंट trained, equipped and paid salary to the soldiers। वो सोल्जर्स को अपॉइंट करता था और उनको सैलरीज देता था। कंट्रोलिंग द आर्मी वॉज क्रूशल फॉर एनी सुल्तान। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता था सुल्तान का आर्मी को कंट्रोल करना। टू कॉन्कर द टेरिटरीज, टू क्रश द रेबल्स which emerge from time to time in order to remain in power। क्यों? इसलिए कि वो कॉन्कर अगर आगे उसे टेरिटरी बढ़ाना है या रिबेलियंस को क्रश करना है तब भी उन्हें इन्हीं की ज़रूरत पड़ती थी। दबीर खास and his associate look after the entire correspondence between सुल्तान एंड अदर रूलर्स। दबीर ख़ास उन करस्पॉन्डेंस या बातचीत को देखते थे जो सुल्तान और दूसरे राजाओं के बीच होती थी। एंड बिटवीन द सुल्तान एंड अदर ऑफिसर्स, और जो सुल्तान और दूसरे ऑफिसर्स के बीच में होती थी। एज द चीफ सद्र, ए पर्सन कॉल्ड दीवाने रिसालत। एज अ चीफ काजी, दीवाने रिसालत एक पर्सन जो अपॉइंट किया गया था चीफ सद्र, जिसे दीवाने रिसालत भी कहते थे। लुक आफ्टर द चैरिटी, वो चैरिटी और रिलीजियस अफेयर्स को देखता था, दान और धार्मिक कामों को देखता था। एट द सेम पर्सन लुक फॉर द जस्टिस डिपार्टमेंट, ये जस्टिस या इंसाफ के डिपार्टमेंट को भी देखता था। इसको चीफ काजी भी कहते थे। द वकील दार लुक आफ्टर सुल्तान डोमेस्टिक अफेयर्स एंड ही वॉज द हेड ऑफ द पैलेस गार्ड एंड बॉडी गार्ड ऑफ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सुल्तान। ये उनके डोमेस्टिक जो घरेलू अफेयर्स थे उनको देखता था और ये हेड था पैलेस गार्ड का और बॉडी गार्ड्स का जो सुल्तान की देखभाल करते थे। ही ऑल्सो लुक आफ्टर द प्रोसीडिंग ऑफ कारखानाज। कारखाना मीन्स वर्कशॉप, वेयर वर्कशॉप और फैक्ट्रीज।
that made furniture, जहाँ फर्नीचर, सिल्क क्लोथ्स, गोल्ड ब्रोकेट्स, वह कपड़ा, ये जिस पे कपड़े पे गोल्ड का काम किया जाता है उसे गोल्ड ब्रोकेट्स कहते हैं। फायर आर्म्स, पटाखे, एंड वीपन्स, हथियार, टूल्स, औजार, वेसल्स, बर्तन, एंड अदर आइटम्स फॉर द रॉयल फैमिली, जो शाही परिवार के लिए बनाए जाते थे। ऑफ हाजिब लुक आफ्टर द रॉयल चैम्बरेन एट द कोर्ट, वो कोर्ट के अंदर की चीज़ों को देखते थे। ही It was he and his deputies who would allow any person to meet the सुल्तान, वो ये देखते थे या उनके डिप्टीज जो उनके अंडर काम करते थे किसको सुल्तान से मिलने देना है, किसको नहीं। द बारिदे मुमालिक लुक आफ्टर द स्टेट न्यूज एजेंसी in the form of its head. His agents were known as Barids, inform him about the various happenings take place in subdivision. He was required to be well informed about the incident and event taking place in the kingdom. बारिद मुबालिक न्यूज़ एजेंसी के रूप में काम करते थे। इनके एजेंट्स को बारिद कहते थे। जो भी किंगडम में आसपास हो रहा है उसकी सारी खबर ये सुल्तान को देते थे। अकॉर्डिंग टू बतूता, पोस्टल सर्विसेज वाज ऑफ टू टाइप्स। पोस्टल सर्विसेज थी वो दो तरह की थी। कोरियर ट्रैवल ऑन सुल्तान हॉर्सेस फॉर 4 miles. They met the next horseman who carried the letter forward. उनके घोड़ों के द्वारा कोरियर्स पहुंचाए जाते थे। पहले एक लेके जाता था 4 मील तक, वो दूसरे को देता था लेटर को आगे बढ़ाने के लिए। There were also courtiers on foot. कोरियर्स लोग पैदल भी ले जाते थे। Who carried a rod consisting of bell in one hand. उनको एक रॉड दी जाती थी जिसमें एक बेल लगी होती थी। And the letter in other, as they run fast while the ringing bell reach the next destination. वो तेज तेज दौड़ के जाते थे और वहाँ पहुँचाते थे और वहाँ पहुँचने के बाद वो बेल बज जाती थी।